हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी कैसी तेरी मोहब्बत पार्ट 33 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। अभय आध्या को अकेला छोड़ कमरे से बाहर निकल गया। उसका सीना जल रहा था। आध्या के दर्द से वो तड़प रहा था। वो वहाँ से निकल सीधे बार में जाता है। अभय बार स्टूल पर बैठा था। टेबल पर पहले से आधी खाली बोतल रखी थी और अब उसका हाथ फिर से गिलास की ओर बढ़ रहा था। लकी उसके पास खड़ा था बेचैनी में। बार बार वो बोल रहा था, बॉस प्लीज़, बहुत हो गया, चलिए, आप ठीक नहीं हैं। लेकिन अभय की आंखों में वो होश नहीं था। वो जैसे आध्या की आखिरी बातों में डूबा हुआ था। हर घूंट के साथ वो खुद को और गहराई में ले जा रहा था। अभय ने उसे घूरते हुए कहा, अपनी हद में रहो लकी, जो कहा है करो, गाड़ी में जाकर बैठो, जब मैं रेडी हो जाऊंगा खुद आ जाऊंगा। लकी चुप हो गया, लेकिन उसका चेहरा चिंता से भर गया था। वह बस धीरे से खुद से बुदबुदाया, क्यों खुद को इतना तकलीफ दे रहे हो बॉस? बता क्यों नहीं देते हैं कि आप कितना प्यार करते हैं आध्या मैम से? बाहर बार का मैनेजर भी एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। वो जानता था अभय सिंह राणा को टोकना मतलब खतरे को न्योता देना, लेकिन फिर भी उसके अंदर की इंसानियत उसे रुकने को कह रही थी। तभी अभय ने जोर से चिल्लाया, मैनेजर, और शराब लाओ। मैनेजर थोड़ा कांपते हुए जल्दी से दूसरी बोतल टेबल पर रख देता है और दूर हट जाता है। लकी अब समझ गया था कि ये हालात और बिगड़ सकते हैं। उसने एक कोने में जाकर फ़ोन लगाया, हेलो, प्लीज़ जल्दी आइए, बॉस ने बहुत पी ली है, उनकी हाल ठीक नहीं है, आप ही उन्हें संभाल सकते हैं। कुछ समय बाद बार के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। दरवाज़ा खुलता है और एक सधा हुआ गंभीर चेहरा बाहर निकलता है। वो शख्स तेजी से बार एरिया की तरफ बढ़ता है जहां अभय अभी गिलास थामे बैठा था। वह चुपचाप उसके पीछे आता है और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। अभय पलटकर देखता है और उसकी आंखें भर आती है। उसका चेहरा टूट चुका था। वो एकदम फर्श पर बैठ जाता है, जैसे बरसों का दबा हुआ दर्द एक ही पल में फूट पड़ा हो। चाचू, चाचू, मैं टूट गया हूँ, मैं हार गया हूँ। अब मैं और उसे तकलीफ नहीं दे सकता। मैं उसके और दुख का कारण नहीं बन सकता। मैं क्या करूं चाचू, क्या करूं? वो शख्स कोई और नहीं, संजय सिंह राणा थे, अभय के चाचा। वो बिना एक शब्द बोले झुकते हैं और उसे कसकर अपने सीने से लगा लेते हैं। अभय टूट चुका था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे अपने दिल में जगह ना दूं, इस मोहब्बत के जाल में ना फंसूं, लेकिन चाचू, चाहकर भी खुद को उससे दूर नहीं रख पाया। जब मुझे पता चला था कि वह राकेश कपूर की बेटी है तो मुझे उससे नफरत होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। नफरत से ज़्यादा मोहब्बत भारी पड़ गई और अब वह मुझसे जवाब मांग रही है। मैं डर गया हूँ चाचू, बहुत डर गया हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, अब उसे नहीं खो सकता, लेकिन शायद शायद लगता है कि अब मैं उसे भी खो दूंगा। मैं हार गया हूँ, सॉरी। उसी समय राघव और सौर्य भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अपने भाई को आज पहली बार ऐसी हालत में देख रहे थे। उनका भी दिल भर गया था। लकी की आंखें भी नम थी। उन्होंने हमेशा अभय को शांत और मजबूत ही देखा था। अभय के सामने कोई बोलने की हिम्मत तक नहीं रखता, और आज वो खुद फर्श पर बैठा बच्चों की तरफ फुट फुट कर रो रहा था। संजय जी ने गहरी सांस ली और कहा, बस, अब बहुत हुआ, चलो यहाँ से। वो अभय को सहारा देकर उठाते हैं। इस वक्त अभय किसी बच्चे जैसा लग रहा था, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। लकी तुरंत गाड़ी लाता है। अभय और संजय पीछे की सीट पर बैठते हैं। गाड़ी में सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ गाड़ी की हल्की आवाज़ और दिलों में उठती एक बेचैन खामोशी। और वो गाड़ी वहीं से बाहर निकल जाती है, एक चुप्पी में डूबी रात की ओर। इधर जुहू मेंशन में अपने कमरे में आध्या के आंसू थम नहीं रहे थे। अभय का यूं ही चले जाना उसका दिल दर्द से भर गया था। मुझे क्यों इतना दर्द दे रहे हैं आप? उसकी आवाज़ काँप रही थी, जैसे हर लफ्ज़ किसी टूटे हुए भरोसे का टुकड़ा हो। आप फिर से मुझे कोई जवाब दिए बिना ही और मुझे यूं ही अकेला छोड़कर चले गए। जब भी आप मेरे करीब आते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपके दिल में मेरे लिए एक कोना जरूर है। शायद हमारी ज़िंदगी नॉर्मल हो सकती है, शायद हम भी उन आम लोगों की तरह जी सकते हैं जो पति पत्नी होते हैं। उसकी आंखें छलकने लगती है, लेकिन नहीं, आप तो जैसे चाह ही नहीं रहे कि मैं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनूं। वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। उसकी आवाज़ टूट रही थी, पर वो बोलती रही, शायद अब मुझे ही आपसे दूर चले जाना चाहिए, बहुत दूर, आपकी ज़िंदगी से, आपकी नज़रों से। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फर्श पर बैठी थी, अकेली, थकी हुई और टूटी हुई। कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं बची थी उसमें।
और फिर बात करते करते ही उसकी आंखें बंद होने लगी। शायद रोते रोते नींद ने उसे घेर लिया था, या शायद वह उस दर्द से भाग रही थी जिसमें सिर्फ खामोशी थी और अधूरी मोहब्बत। ये कैसी तेरी मोहब्बत है जो मेरी रूह तक को रुला गई, पास होकर भी तू दूर है, ये कैसी दूरी सता गई। लबों पर तेरा नाम है, दिल में तेरी तन्हाई, मैं जिंदा हूँ बस इस इंतजार में कि तू लौटे कभी, शायरी बन के ही सही। संजय सिंह राणा ने अभय को फार्म हाउस के बेडरूम तक लाए। वह अब भी नशे में था, लेकिन थककर बेहोशी की हालत में बिस्तर पर गिर पड़ा। संजय जी ने चुपचाप उसे कंबल उठाया, उसके माथे पर हाथ रखा और फिर धीमे से कमरे से बाहर निकल आए। बाहर लकी उनका इंतजार कर रहा था। उसे देखते हुए आगे बढ़े और धीमे स्वर में बोला, अंकल, जब से बॉस को उनका अतीत याद आया है, बॉस पूरी तरह से टूट गए हैं। वो अब किसी से भी नहीं जुड़ना चाहते, खासकर आध्या मैम से। क्या भाई को उनका अतीत याद आ गया है? थोड़ी देर पहले राघव और सौर वहां पहुंचे ही थे कि उन दोनों ने लकी को यह बात संजय जी से कहते हुए सुन लिए थे। वह दोनों हैरानी से देखते हैं। संजय जी गंभीर हो उठे, धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। लकी ने अपनी बात जारी रखी, हाँ, शायद इसलिए उन्हें डर लगता है कि कहीं वो अपनी माँ की तरह आध्या मैम को भी ना खो दे, इसलिए वो खुद को दूर कर लेते हैं। वह नहीं चाहते कि कोई और भी उनके अतीत की आग में जल जाए। संजय जी की आंखों में हल्का सा दर्द उभर आता है। लकी की भी आंखें भीगने लगी थी। राघव और सौर्य अचंभित संजय जी और लकी को देखते हैं। उन्हें तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि अभय की माँ, वो किस माँ की बात कर रहे हैं। लकी फिर बोला, और मेघना मैम, आप तो जानते हैं कि वो क्यों आई है राणा मेंशन में। बॉस जान चुके हैं कि वो कोई खेल खेल रही है, और उसी सच को जानने के लिए वो आध्या मैम के साथ इतनी बेरुखी अपनाते हैं, उन्हें ठुकराते हैं। लेकिन सच ये है कि वो हर पल उन्हें देखने के लिए तड़पते हैं। वह थोड़ा रुककर गहरी सांस लेता है। लेकिन आज बहुत कुछ बदल गया है अंकल। जब मैम का किडनैप किया गया था और जब बॉस ने उन्हें उस हाल में देखा, तो उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ थी, डर। इतना डर कि वो काँप रहे थे। वो टूट गए थे अंकल। संजय जी पूरी तरह से ध्यान से लकी की बातें सुन रहे थे। लकी बोला, मैंने पहली बार देखा था कि जो आदमी सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, उस वक्त वो खुद को भी नहीं संभाल पा रहा था। वो खुद को दोष दे रहे थे, खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे थे। लकी ने भराए स्वर में कहा, बस एक आप ही है जो उन्हें संभाल सकते थे। प्लीज़ अंकल, वरना जो दर्द उनके दिल में पल रहा है वह कहीं बर्बाद ना कर दे सब कुछ। संजय सिंह राणा ने लकी के कंधों पर हाथ रखा। तभी राघव की बेचैन आवाज़ गूंज उठी, यह सब क्या हो रहा है डैड? भाई को हमसे तो कभी अपने अतीत की एक परछाई तक नहीं बांटी गई। यहाँ तक यह भी नहीं बताया गया कि उन्हें सब कुछ याद आ गया है। और अब और लकी किस माँ की बात कर रहा है? उनकी माँ तो बड़ी माँ ही है ना, तो फिर किस माँ को उन्होंने खो दिया? सौर्य की भी आंखें भर आई थी। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा चाचू, हम दोनों तो सगे भाई हैं ना, फिर ऐसा क्या है जो हमें बताया नहीं गया? उनकी आवाज़ में दर्द था, उलझन थी और एक अनकही याचना भी। अब दोनों की आंखें भिन चुकी थी। एक अनजाना डर उनके दिलों में घर करने लगा था। संजय जी की नज़रें झुक गई। उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। राघव ने उनकी तरफ देखकर फिर पूछा, इस बार थोड़ा सख्त होकर बताइए ना डैड, आपको पहले से ही सब कुछ पता था? यानी कि आप भाई के साथ में थे, यानी कि भाई अपने अतीत के बारे में जानते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, राणा फैमिली उनके साथ धोखा किया है। आप भी अच्छी तरह से जानते थे, है ना डैड? तो फिर आज आप क्यों चुप हैं? राघव की आवाज़ थरथरा रही थी। तभी सौर्य ने कहा, आज आप अनजान नहीं बन सकते हैं चाचू, प्लीज़ आज नहीं, हमें बताइए क्या हुआ था उनके अतीत में। क्यों वो इतने अकेले हो गए हैं? क्यों वो राणा फैमिली से इतनी नफरत करते हैं? संजय जी धीरे से और गहरी सांस लेते हुए बोले, सौर्य, अभय अनुराधा भाभी और अनुराग भाई साहब का बेटा नहीं है। उनकी आंखें एक पल के लिए भर आई थी। फिर वो धीरे धीरे खिड़की के पास चले गए। बाहर देखते हुए बोले, जैसे अपने भीतर के तूफान को शब्द दे रहे हो, अभय अनुराग भाई साहब और माधवी का बेटा है। यह वाक्य जैसे कमरे में बम की तरह फटा। राघव और सौर्य की निगाहें एक पल को स्तब्ध हो गई थी, फिर चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में अविश्वास और सवालों की बाढ़ थी। सौर्य टूटती आवाज़ में बोला, आप क्या कह रहे हैं चाचू? प्लीज़ कहिए कि ये सब झूठ है, प्लीज़। राघव और हैरानी से पूछा, क्या भाई को इस बारे में कुछ पता है?
संजय जी ने धीरे से और भारी आवाज में कहा, नहीं, उसे कभी नहीं बताया गया था। वो तब बहुत छोटा था, समझ भी नहीं सकता था। बस उसे यही याद आया है कि अनुराधा उसकी माँ नहीं है और माधवी माधवी ही उसकी असली माँ थी। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा फैल गया था। किसी की भी आंखें अब सीधे एक दूसरे से नहीं मिल पा रही थी और अभय, उसे तो ये पता भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच किसी और की जुबान से कहीं और तय किया जा चुका था। रुकिए मत चाचू। यह आवाज जैसे ही आई, सबकी नजर उस दिशा में चली गई। सीढ़ियों के पास अभय खड़ा था। उसका नशा पूरी तरह से उतर गया था। उसकी आंखें लाल थी, गुस्से से, दर्द से और विश्वासघात की ज्वाला से। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था, लेकिन उस सख्ती के पीछे बहते आंसू साफ दिख रहे थे। वो सीढ़ियों की रेलिंग को कसकर पकड़ चुका था, इतनी जोर से कि लोहे की पट्टियों तक की चटकने की आवाज करने लगी। उसकी सांसें तेज थी, जैसे किसी ज्वालामुखी में लावा खौल रहा हो। संजय जी की बातों ने जैसे अभय की पूरी दुनिया को एक झटके में तोड़ दिया था। वो फटी फटी आंखों से सबको देख रहा था, राघव, संजय जी, सौर्य को, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। शायद बोलता भी कैसे। उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई अभी उसके सीने में छुरा बनकर उतर चुकी थी। वहां सन्नाटा छा गया था। अब सबकी नजर अभय पर ही थी, लेकिन अभय की नजर अब सिर्फ एक पर टिकी थी, सच पर, उस सच पर जिस पर उसकी जिंदगी की बुनियाद टिकी थी। अभय फिर बोला, रुकिए मत चाचू, अपनी बात पूरी कीजिए। बताइए कि मैं कौन हूँ, मेरी असली पहचान क्या है। अभय की आवाज में कांपती हुई दृढ़ता थी। उसके भीतर कुछ टूट रहा था, लेकिन चेहरे पर अब भी स्वयं की एक परत थी। संजय जी का चेहरा पसीने से भीग चुका था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अब समय आ गया है तुम्हें सच बताने का। फ्लैशबैक शुरू होता है। राणा मेंशन रोशनी से नहाया हुआ था। हर कोना किसी दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। एक नहीं, दो दो खुशियों घर के आंगन में पांव रख चुकी थी। पहली, संजय और नंदिता की शादी पक्की हो गई थी। दूसरी, ओमकार जी की सालों की मेहनत रंग लाई थी। पार्टी ने उन्हें न सिर्फ टिकट दिया था, बल्कि उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चेहरा भी घोषित कर दिया गया था। राणा हवेली में ढोल नगारों की गूंज थी। लोग नाच रहे थे। हर कोई भविष्य के सुनहरे सपनों में खोया हुआ था। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। गेट के पास कुछ शोर हुआ। ओमकार, राणा, अनुराग जी और संजय जी छाता उठाकर बाहर की तरफ गए। अंदर बालकनी से आभा सब कुछ देख रही थी, चुपचाप, अचंभित। एक औरत भींगी हुई, कांपती हुई, उसका हाथ एक 7 या 8 साल का मासूम बच्चा पकड़ रखा था। वह औरत राणा मेंशन के मुख्य द्वार पर खड़ी थी। दरवाजा खुला तो सामने जो औरत खड़ी थी वह कोई और नहीं, माधवी थी, और उसके साथ एक मासूम बच्चा जो था वह अभय था। यह दृश्य देखकर अनुराग जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके होठ थरथराए, आवाज जैसे हलक में ही अटक गई हो। तभी वो छोटा बच्चा अचानक उनकी ओर दौड़ा, पापा पापा कहते हुए उनके पैरों से लिपट गया। ओमकार जी जो पीछे खड़े यह दृश्य देख रहे थे, उनकी आंखों में क्षोभ उतर आई। उनके चेहरे की शक्ति बता रही थी कि उन्हें सब कुछ समझ में आ चुका था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका अपना बेटा बाहर किसी और जिंदगी में उलझा हुआ था, और वो भी इस हद तक। माधवी हाथ जोड़कर धीरे से बोली, यह आपसे मिलने की जिद कर रहा था। बहुत दिन हो गए थे आपको देखे बिना। मैं मजबूर हो गई। कई महीने बीत गए और आप नहीं आए तो मुझे आना पड़ा। ओमकार जी ने उसकी ओर देखा, फिर तुरंत अनुराग जी से बोले, कुछ देर में मीडिया आने वाली है। मुझे घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए। इसे अभी यहाँ से ले जाओ। संजय जी तुरंत आगे आए, पिताजी, ये हमारी मेहमान हैं। मैं इन्हें गेस्ट रूम में ले जाता हूँ। मीडिया के जाने के बाद आप आराम से बात कर लीजिएगा। अनुराग जी का चेहरा कठोर बना रहा, जिससे माधवी को समझ में आ गया कि अभी सवाल जवाब का समय नहीं है। वो चुपचाप संजय जी के साथ चल पड़ी। गेस्ट रूम तक पहुंचते ही संजय जी ने माधवी से कहा, पिताजी आपसे बाद में मिलेंगे। कृपया जब तक मीडिया यहाँ है बाहर मत आइएगा। अगर किसी की नज़र पड़ गई तो हजारों सवाल खड़े हो जाएंगे। माधवी सिर झुकाए बस सहमति में गर्दन हिला देती है। तभी अभय ने भोलेपन से पूछा, अंकल आप कौन हैं? संजय जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने अभय के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुम्हारा अंकल हूँ बेटा, और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिर हाथ जोड़कर माधवी को नमस्ते किया और चुपचाप वहां से बाहर चले गए। इधर राणा मेंशन के स्टडी रूम में कमरे में गहरा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में ओमकार जी के गुस्से की गर्मी साफ महसूस हो रही थी। उनकी आंखें जैसे आग उगल रही हो, मुठ्ठियां भींची हुई थी। ओमकार जी धधकते स्वर में पूछे, अनुराग कौन है वो औरत?
और वह छोटा बच्चा तुम्हें पापा क्यों कह रहा था? अनुराग जी सिर झुकाए दोनों हाथ जोड़े खड़े थे। उनकी आवाज़ में अपराध बोध साफ झलक रहा था। वह टूटी आवाज़ में बोले, पिताजी, वो हमारे ऑफिस में काम करती है, मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, और वो बच्चा मेरा बेटा और आपका पोता है। यह सुनते ही ओमकार जी की आंखों में आग और भड़क उठी। उन्होंने पास में रखा पेपरवेट गुस्से में मेज पर दे मारे। ओमकार जी गरजते हुए बोले, बेशरम, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? यहाँ तेरी पत्नी है, तेरा बेटा है, और तू बाहर यह सब कर रहा था? यह सब कब से चल रहा है? अनुराग जी कांपती आवाज़ में बोले, शादी से पहले से। लेकिन आपने ही अपनी राजनीतिक छवि के लिए मेरी शादी अनुराधा से करवाई थी। मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश की पिताजी, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते थे। आपको तो बस किसी तरह मेरी शादी अनुराधा से करनी थी ताकि आपको विधानसभा की टिकट मिल जाए। मैंने आपकी बात मानी, शादी की और निभाई भी, लेकिन मैं माधवी को भूल नहीं पाया। वह मेरे बच्चे की माँ है, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। संजय जी हैरानी से अनुराग को देखते हैं। आपने इतने साल तक यह सब छुपा कर रखा भाई साहब, और किसी को भनक तक नहीं लगी? मेरे भाई होकर भी आपने मुझसे भी कुछ नहीं कहा। आपने एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद कर दी है भाई साहब। उस गेस्ट रूम में बैठी औरत और वो बच्चा इस उम्मीद से है कि उन्हें न्याय मिलेगा। ओमकार जी अपनी कुर्सी के पास खड़े थे। चेहरा गुस्से से अब भी तप रहा था। एक पल को खामोशी छाई रहती है। फिर ओमकार जी गुस्से में चीखते हुए बोले, तुझे जरा भी अंदाजा है कि तूने क्या कर दिया है? ये चुनाव सिर्फ एक मौका नहीं है मेरे लिए, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है। पहली बार पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है। तेरी इस बेहुदी हरकत से मेरी टिकट ही खतरे में पड़ जाएगा। वह बेकाबू होकर आगे बढ़ते हैं और एक जोरदार थप्पड़ अनुराग के गाल पर जड़ देते हैं। ओमकार जी धड़कते हुए आंखें लाल करके बोले, एक औरत के साथ तेरा नाजायज रिश्ता अब मीडिया की सुर्खियां बन जाएगी। भनक भी लगी तो जनता का भरोसा, पार्टी का भरोसा सब मिट्टी में मिल जाएगा। अगर यह बात फैली, और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा अनुराग। अनुराग जी सांसें थामे, आंखें नम, लेकिन हिम्मत से बोले, पिताजी, मैं जानता हूँ कि गलती हुई है, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, सच में करता हूँ। ओमकार जी एक कदम और आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर अब गुस्से से ज़्यादा तिरस्कार झलक रहा था। वह कसकती आवाज़ में बोले, मोहब्बत की और उसमें नादानियाँ? अगर सिर्फ जवानी का रंग चढ़ा था तो मज़े करता, खत्म कर देता बात वहीं। लेकिन अब तो एक बच्चा भी इस कहानी में आ गया है। ये सब तुमने क्या कर दिया? अनुराग की आंखें भीग चुकी थी, लेकिन वह अब भी अपने जगह स्थिर खड़े थे। ओमकार जी ने कहा, नहीं, मैं यूं ही इस बात को नहीं जाने दे सकता। बेहतर यही होगा कि तुम इस मामले को अपने तरीके से निपटाओ अनुराग। उससे बात करो, समझाओ और कहो कि यहाँ से चली जाए हमेशा के लिए, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। ओमकार जी गुस्से में थरथराते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अविश्वास और घृणा के भाव भरते हैं। वो सख्ती से बोले, मोहब्बत? उम्र देखी है तूने और तेरा ओहदा? ये मोहब्बत नहीं, तेरी कमजोरी है, और इस कमजोरी की कीमत मैं अपनी सियासी जिंदगी से नहीं चुकाऊंगा। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत तपस्या किया है, और कोई मेरा तपस्या भंग कर जाए यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे सामने मेरा खुद का बेटा क्यों ना हो। और वह औरत जब इतने साल तक सामने नहीं आई तो फिर अब क्यों आई है? इस समय ही क्यों, जब चुनाव होने वाले हैं? जरूर विपक्ष ने भेजा होगा ताकि मेरा इमेज खराब हो जाए, और यह सब मुझे बर्दाश्त नहीं। अनुराग, कान खोल कर तुम सुन लो। अगर तुम्हारी इस नाजायज रिश्ते की भनक विपक्ष को लग गई ना, तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। इधर राना हवेली का गेस्ट रूम में कमरे में धीमी रोशनी थी। माधवी कमरे में एक कोने में बैठी थी, खुद से बड़बड़ाती हुई। सुजाता के कहने पर मैं यहाँ तो आ गई, पर क्या मैंने सही किया? एक ठंडी सांस छोड़ती है। ऐसा ना हो कि अनुराग मुझ पर फिर से गुस्सा हो जाए। मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं उनकी ज़िंदगी में कोई जहर घोलने आई हूँ। आंखें भीगने लगती है। मुझे सुजाता की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। वो धीरे से अपने बैग में कुछ तलाशती है, शायद कुछ संभालना चाह रही हो, पर उसका मन किसी और ही उलझन में फंसा था। तभी कमरे का दरवाज़ा तेजी से खुलता है। अनुराग अंदर आता है, चेहरा सख्त, आंखों में गुस्सा। वह तेज और कठोर स्वर में बोला, यह क्या है माधवी? मैंने मना किया था ना कि कभी तुम यहाँ मत आना। उसकी आवाज़ में कांपता हुआ गुस्सा था। फिर क्यों आई हो?
और ऊपर से अभय को भी अपने साथ लेकर आई हो। वो छोटा है, मासूम है, नासमझ है, पर तुम तो जानती हो ना सब कुछ। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? माधवी कुछ पल चुप रह जाती है, आंखों में आंसू झलकने लगते हैं। फिर वह उठकर सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन उसकी आवाज़ धीमी और टूटी हुई थी। वह भींगे स्वर में बोली, ऐसी बात नहीं अनुराग, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं क्या करती? आप इतने महीने से लौटे ही नहीं थे, एक भी खबर नहीं दी। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और अभय, वो आपको ढूंढ रहा था। हर दिन एक ही सवाल कि पापा कब आएंगे। कितना झूठ बोलती मैं। अनुराग कुछ कहने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। माधवी की आंखों में सीधे देखते हैं, दर्द साफ झलकता है। वो धीरे से बोली, आप नहीं जानते हैं अनुराग, पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया था। कहा कि मैं तुम्हारे पीछे अपनी इज्जत भी दांव पर लगा रही हूँ। इस समय मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं कहाँ जाती। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अनुराग का चेहरा थोड़ा नरम पड़ता है, लेकिन गुस्से और भीतर के संघर्ष के बीच वो अभी सख्त दिखते थे। माधवी थरथराती पर दृढ़ आवाज में बोली, कब तक अनुराग? आखिर कब तक समाज और लोगों से मैं झूठ बोलती रहूंगी? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह रुकती नहीं है। कब तक इस रिश्ते की सच्चाई को दुनिया से छुपाते रहेंगे? अनुराग ठहरता है, पीठ उसकी ओर, लेकिन शरीर तनकर खड़ा हो जाता है, जैसे कुछ भाप रहा हो। माधवी एक एक शब्द निचोड़ती हुई बोली, आपने शादी कर ली थी, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, चुप रही, बस इस उम्मीद में कि आप मेरे साथ हैं। लेकिन इतने साल गुजर गए अनुराग, अब अभय भी बड़ा हो रहा है। कल को लोग उससे भी सवाल करेंगे कि तेरे पापा कौन हैं, तब मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? अनुराग धीरे धीरे पलटते हैं, चेहरा सख्त है, लेकिन आंखों में एक सिहरन था। माधवी अब उनकी आंखों में देखकर बोलती है, मैं आपसे आपके प्यार का नहीं, एक छोटे से हक का सवाल कर रही हूँ। कम से कम अपने बच्चे के लिए इस मेंशन में एक कोना, एक छोटा सा कोना दे दीजिए, मैं उसमें रह लूँगी। कभी शिकायत नहीं करूँगी, कभी आपसे अपने प्यार का हक नहीं मांगूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अपने लिए नहीं, आज अपने बेटे के लिए एक हक मांग रही हूँ। और वो अब मुझे हक चाहिए अपने बच्चे के लिए। अनुराग के अंदर कुछ दरकता है, उसकी मुठ्ठियाँ कस जाती है, आंखें लाल होने लगती है। फिर वह एक तीखी आवाज़ में पूछते हैं, हक? मुझे नहीं पता था कि मेरी माधवी में इतनी हिम्मत आ जाएगी जो मुझसे अब हक की बात करेगी। कदम आगे बढ़ाते हैं और आंखों में आग लिए, कौन है वह जिसने तुम्हारे अंदर ये बगावत भर दी? किसने तुम्हें सिखाया कि अपने लिए आवाज़ उठाओ? किसने ये फिजूल बातें भरी है तुम्हारे दिमाग में? माधवी एक कदम पीछे नहीं हटती है, उसकी आंखों के सामने सुजाता कपूर का चेहरा आ जाता है। उसके ही कहने पर वह वहाँ आई थी, लेकिन वह बात को फेरते हुए धीरे से बोली, कोई नहीं अनुराग, मुझे किसी ने नहीं बहलाया। माँ बनने के बाद जो तकलीफ़ें एक औरत सहती है, वही सबसे बड़ा शिक्षक बन जाती है। मेरे बच्चे ने मुझे सिखाया कि जो ममता खामोशी में पलती है, वो कभी कभी दहाड़ भी बन सकती है। अनुराग जी धीरे से आंख बंद करते हुए बोले, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा, फिलहाल के लिए। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है माधवी। एक लंबी सांस लेते हुए, प्लीज़ दोबारा यहाँ मत आना जब तक मैं खुद ना कहूँ। माधवी उनकी ओर देखती है, लेकिन चुप रहती है। अनुराग अब उसकी आंखों में देखकर बोलते हैं, पिताजी का चुनाव नज़दीक है, सब कुछ दांव पर लगा है। जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, जब सब शांत हो जाएगा, तब मैं खुद पिताजी से तुम्हारी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले नहीं। माधवी, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस मेंशन में रहो, ये जगह अभी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कुछ पल रुककर वह आगे कहते हैं, मैं तुम्हारे रहने का इंतज़ाम करवा देता हूँ, एक सुरक्षित जगह पर, वहाँ जाकर तुम आराम से रह सकती हो। माधवी हल्के से मुस्कुराती है, लेकिन उस मुस्कान में तंज और आत्मगौरव छुपा था। वह सिर हल्का सा हिलाकर कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं अनुराग, मैंने अपनी व्यवस्था खुद कर ली है। धीरे धीरे उसके शब्द भारी होते जाते हैं। बस अब मैं जा रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि कम से कम इस बार मेरे कहे पर नहीं तो अपने बेटे के लिए तुम जरूर खड़े रहोगे। वो अभय का हाथ पकड़ बाहर निकलने लगी। तभी अभय धीमे धीमे अपने पापा की ओर आता है, जिसने अब तक सिर्फ दूर से उन्हें देखा था। वह धीमी और मासूम आवाज़ में बोला, पापा, आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? अनुराग उस आवाज़ पर जैसे पत्थर बन जाता है। उसकी आंखें छलकने को होती है, पर वो चेहरा संभालकर अभय के सामने घुटने के बल बैठ जाता है। उनकी आंखें बेटे के मासूम चेहरे पर टिकी थी।
उतने ही नर्म जितनी सख्त वो दुनिया के सामने होती थी। वो धीरे से और प्यार से बोले, तुम मेरा पहला बच्चा है बेटा, तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये एक पिता का वादा है अपने बेटे से। अभय की आंखें चमक जाती है, लेकिन वो फिर भी पूछ बैठता है, तो फिर आप हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? अनुराग जी गहरी सांस लेकर उसकी दोनों हथेलियां थाम लेते हैं। वह बोले, क्योंकि तुम्हारे पापा को अभी बहुत ज़रूरी काम करने हैं बेटा, ऐसा काम जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ रुकना होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ, उसे गले लगाते हुए, बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊँगा और फिर कहीं नहीं जाऊँगा। अभय धीरे से सिर हिलाता है, फिर अनुराग के गले लग जाता है। अनुराग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे उस पल को अपनी आत्मा में सहेज रहे हों। आहिस्ता और गले लगाते हुए, जाओ, मामा के साथ जाओ, बहुत अच्छे से रहना और उनका ख्याल रखना, मैं जल्द आऊँगा। अभय धीरे से अलग होता है और पीछे पलटता है, लेकिन बार बार मुड़कर देखता है। अनुराग जी मुस्कुरा रहे थे, पर आंखें भींगी रही। माधवी दूर से देख रही थी, उसकी भी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अभय के सिर पर हाथ फेरती है और चुपचाप गाड़ी की ओर ले जाती है। गाड़ी धीरे धीरे मेंशन से बाहर जाती है। अनुराग वहीं खड़े रह जाते हैं, मुस्कुराते हुए, लेकिन अंदर से टूटते हुए। क्या होगा कहानी में आगे? क्या करेगा अभय जब उसे अपनी माँ का सच मालूम चलेगा? कौन सा मोड़ लेगा अभय और आद्या का रिश्ता? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।